हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द राइज ऑफ नाजिज्म एंड फेसिज्म, जिसको हम हिंदी में नाजीवाद और फासीवाद के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नाजिज्म और फेसिज्म आइडियोलॉजीज़ है क्या इनके अंदर, और इसके अलावा कौन कौन से देशों ने इसको फॉलो किया, कहाँ कहाँ पर इमर्ज हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनके इमरजेंस के पीछे रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या थे। तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाजिज्म और फेसिज्म है क्या। तो नाजिज्म और फेसिज्म बेसिकली एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजीज़ है अपनी अपनी, जिसकी शुरुआत है जर्मनी के अंदर। नाजिज्म की शुरुआत एडोल्फ हिटलर के द्वारा की गई, और बात करें फेसिज्म की तो फेसिज्म की जो शुरुआत है वो मसोलिनी के द्वारा इटली के अंदर की गई। और ये जो दोनों ही विचारधारा थी, दोनों आइडियोलॉजीज़ थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रो होना शुरू हुई। आइए अब आपको इन विचारधारा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो अगर हम बात करें इन विचारधारा की, तो शुरू में जैसा मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के खिलाफ होती है, तो ये जो दोनों विचारधाराएं हैं नाजिज्म और फेसिज्म, ये बेसिकली ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म के साथ होती है। राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करती है। मिलिट्रिज्म मतलब सैन्यवाद की बात करती है, जहाँ पर अपनी सेना को बहुत मजबूत किया जाए। एक्सपेंशनिज्म की बात करती है, मतलब विस्तारवाद नीति को फॉलो करती है कि जहाँ पर सेना का इस्तेमाल करते हुए, अपने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना। और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात करती है, मतलब आर्थिक संप्रभुता, जहाँ पर इकोनॉमिकली जो भी डिसीजंस हैं उनकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन किया जा सके। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करती हैं, जहाँ पर कंजर्वेटिव जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये एक विचारधारा कंजर्वेटिज्म की तरफ आपको ले जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रेशलिज्म, नस्लवाद की बात करती है, जहाँ पर देखा जाए तो किसी भी एक पर्टिकुलर रेस को या कम्युनिटी को दूसरी रेस के सुपीरियर दिखाया जाता है और दूसरी रेस के खिलाफ भड़काया जाता है। तो अगर आप कुल मिला के मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो ये जो दो विचारधाराएँ हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ होती हैं पूरी तरीके से, और लिबरलिज्म मतलब उदारवाद के खिलाफ भी होती हैं, इंडिविजुअल राइट्स नहीं देती हैं। और कुल मिला के ये जो विचारधारा हैं वो दोनों ही विचारधारा इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर, दोनों ही देशों के अंदर तानाशाही की तरफ देश को ले गई। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द राइजिंग ऑफ नाजिज्म एंड फेसिज्म, कि इन दोनों विचारधाराओं के बढ़ने के पीछे कारण क्या थे। तो बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि दोनों विचारधाराएं थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज होना शुरू हुई। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक समझौता साइन हुआ दुनिया के देशों के बीच में, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम से जानते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था नाजिज्म और फेसिज्म की जो विचारधाराएं थी उनके बढ़ने का। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या थी, इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बेसिकली जीते हुए देशों के द्वारा हारे हुए देशों के ऊपर एक समझौता थोपा गया था, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम से जानते हैं। और ये समझौता न्यूट्रल नहीं था, बाइज्ड था, क्योंकि जीते हुए देशों का इसमें बहुत फ़ायदा था और हारे हुए देशों के ऊपर बहुत सारे आर्थिक पाबंदियाँ लगा दी गई थी, जिनको बहुत नुकसान झेलने को पड़ा था। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का नुकसान झेलने को मिला वो था जर्मनी। तो जर्मनी बहुत नुकसान हुआ, और इसीलिए धीरे धीरे इस ह्यूमिलिटी का, ये जो शर्मिंदगी थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, इसका बदला लेने के लिए जर्मनी के अंदर नाजिज्म की शुरुआत हुई। और अगर हम इटली की बात करें कि इटली में शुरुआत क्यों हुई, तो उसके पीछे भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही थी। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, जैसा कि आपको मैंने बताया, जीते हुए देशों के द्वारा हारे हुए देशों के ऊपर बहुत सारे आर्थिक पाबंद लगाए गए थे, जिसके तहत जो जितने भी जीते हुए देश थे वो सभी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से,
अपने अपने जो मतलब खुद का फ़ायदा उठाने के लिए अपने अपने हितों को साधते हुए हारे हुए देशों के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनके जो रिसोर्सेज थे उन पे कब्जा किया गया और बहुत सारी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। तो जीते हुए देश ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो जीते हुए देशों में इटली भी था। तो इटली के जो भी एस्पिरेशंस थी, जो भी इसको उम्मीदें थी कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे फ़ायदे में मिलेंगी, वो चीज़ें इटली को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इटली के अंदर भी फेसिज्म की शुरुआत हुई। दूसरे कॉज की बात करें तो दूसरा कॉज है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इटली और जर्मनी दोनों देशों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। आर्थिक संकट से दोनों देश जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन देशों के अंदर जो वर्कर्स थे वो लगातार मूवमेंट करते हुए जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और एक रीज़न ये भी था कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराया गया था, इसीलिए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के हिसाब से जर्मनी को बहुत सारा पैसा रिपे करना पड़ता था जीते हुए देशों को, जिसकी वजह से हालत आर्थिक तौर पर जर्मनी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और दोनों ही देशों के अंदर ज़रूरत थी एक ऐसे नेताओं की जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तीसरे और आखिरी कॉज की बात करें तो वो था पॉपुलर लीडरशिप। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से जर्मनी और इटली के अंदर देश के हालात थी, वहाँ एक बहुत अर्जेंट नीड थी, बहुत डेस्परेटली नीड थी एक ऐसी लीडरशिप की जो स्ट्रांगली इन देशों को डिफेंड कर सके, जो स्ट्रांगली ना सिर्फ इन इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा सके, बल्कि जो भी इनकी ख़राब हालात है, इनकी खोई हुई इज्जत है, वो वापस दिला सके। तो इसके लिए जो है दोनों देशों के अंदर एक वैकेंसी थी, एक तरीके से एक खाली स्पेस था, जिनको भरने के लिए दो नेता निकल कर सामने आए, ये हम बोल सकते हैं, जिसका फ़ायदा इन दो नेताओं ने उठाया। एक तरफ तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी के अंदर और दूसरी तरफ बेनिटो मुसोलिनी इटली के अंदर। दोनों ही नेताओं ने, सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जो दोनों नेता थे बहुत ही एक्सीलेंट स्पोक्स पर्सन थे, बहुत ही शानदार प्रवक्ता थे, इनकी भाषण देने की कला बहुत ही शानदार थी, लोग इनकी बातों को भरोसा कर लेते थे। प्लस इन्होंने दोनों ही देशों के अंदर लोगों को एक स्वर्णिम भविष्य दिखाने की कोशिश की। अगर आप देखो तो एक ग्लोरियस फ्यूचर दिखाने की बात की, जहाँ पर इन लोगों से प्रॉमिस किया कि ये लोग जो जितनी भी खोई इज्जत है वापस दिलाएंगे, जर्मनी और इटली को वापस से एक्सपेंड करेंगे, दुनिया के अंदर सुपर पावर बनाएंगे। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो विपक्षी पार्टियाँ थी, अपोजिशन पार्टीज थी, उनको ख़त्म करना शुरू किया। और एक्सट्रीम नेशनलिज्म के चक्कर में, अति राष्ट्रवाद के चक्कर में धीरे धीरे लोगों से अधिकार छीनना भी शुरू कर दिए। ये शुरुआत में लोगों को एक नेता की ज़रूरत थी और लोग इन दोनों नेताओं को मसीहा के तौर पर मानने लगे थे कि ये दोनों ही नेता हैं जो हमारे देशों को प्रॉब्लम से निकाल कर आगे ले जाएंगे। शुरुआत में लोग इनको मान रहे थे, इनकी हर एक बात को फॉलो कर रहे थे, लेकिन धीरे ही धीरे ये दोनों नेता थे वो अपने अपने देश में डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी प्रकार आप देखा जाए तो दोनों ही नेता अल्टीमेटली अपनी अपने देशों के अंदर नाजिज्म और फेसिज्म को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। लास्ट में बात करें अगर कंक्लूजन की, तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों विचारधारा लोकतंत्र और उदारवाद के खिलाफ थी, जहाँ पर लोगों को कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे, जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की कोई भी जगह नहीं थी। और दूसरी तरफ ये दोनों ही जो विचारधाराएं थी वो देश को तानाशाही की तरफ ले गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका कंक्लूजन निकल कर आया वो ये था कि दोनों विचारधारा ही काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, ये दोनों नेता काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कराने के लिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उनमें इन दोनों नेताओं की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारा टॉपिक था, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।